अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं दस्तक। पार्लियामान का एक साल मुकम्मल हो चुका है। इस पूरे एक साल में पार्लियामान के अंदर अपोजिशन और हुकूमत में तनाव की कैफियत नजर आई। 26वीं आईनी तरमीम की गूंज पार्लियामान में गूंजती रही और फिर यह तरमीम इसी पार्लियामान से मंजूर हुई, जिसके बाद ऐवान में हुकूमत और अपोजिशन में फासले बढ़ गए। अपोजिशन इस पार्लियामान को मुतनाज़ा करार देती रही। इस पूरे एक साल में पार्लियामान में कानून साजियाँ होती रही और दूसरी जानिब अपोजिशन सरापा एहतजाज रही, जबकि अवामी उमंगों के मुताबिक पार्लियामान कोई काबिल ज़िक्र कानून साजी नहीं कर सकी। बहरहाल जैसे जैसे पार्लियामान का साल मुकम्मल हुआ है और आज सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने पार्लियामान के मुश्तरका इजलास से 8वीं बार खिताब किया है और इस खिताब में उन्होंने जहां हुकूमत की कारकर्दगी पर बात की, जहां हुकूमत को आइंदा बजट रिलीफ देने का कहा, वहीं हुकूमत के रवैये पर भी बात की। जैसा कि पीपल्स पार्टी की हुकूमत से भी कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं और आज ढके छुपे अल्फाज में सदर मुमलिकत ने अपने खिताब में हुकूमत के साथ इन तहफ़्फ़ुज़ात का भी बरमला इजहार किया है। सदर मुमलिकत का कहना था कि इस ऐवान में हुकूमत की एकतरफा पॉलिसियाँ वफाक पर शदीद दबाव का बाइस बन रही हैं। यानी सदर ने अपने खिताब में उन तहफ़्फ़ुज़ात को दोहराया जो पीपल्स पार्टी को हुकूमत से हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हुकूमत की हम इत्तेहादी जमात हुकूमत की पॉलिसी से नाला है, जिसकी वजह से सियासी हलकों में ये चहमगोइयाँ भी हो रही हैं कि शायद आने वाले वक्त में पीपल्स पार्टी हुकूमत के लिए बड़ा ख़तरा बन जाए। और आज सदर के खिताब से तो ये तासुर भी ज़ोर पकड़ सकता है। यही वजह है कि हुकूमत और पीपल्स पार्टी में मेल मुलाकातों का सिलसिला बढ़ रहा है। आज सदर के पार्लियामान में खिताब से पहले वज़ीर आज़म और सदर जरदारी के दरमियान चैम्बर में मुलाकात हुई। ज़ाहिर है इस मुलाकात में भी दोनों रहनुमाओं ने एक दूसरे के साथ गिले शिकवे भी किए होंगे। और इसके अलावा आज बिलावल भुट्टो और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की भी अहम बैठक हो रही है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बिलावल भुट्टो को इफ्तार डिनर पर मुदू कर रखा है और इस इफ्तार डिनर में यूसुफ रज़ा गिलानी, राजा परवेज़ अशरफ, मुराद अली शाह, सरफराज बुख्ती, फैसल करीम कुंडी, सरदार सलीम हैदर, खुर्शीद शाह, शेर रहमान, नवीद कमर और पीपल्स पार्टी के वफ़द में दीगर अरकान शामिल हैं। अब सदर मुमलिकत के अपने खिताब में हुकूमत से तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार हो या बिलावल भुट्टो और शहबाज शरीफ की मुलाकात हो, ये ज़ाहिर कर रही है कि हुकूमत और पीपल्स पार्टी में मामलात हल नहीं हो सके। डेडलॉक अभी है, जबकि जानिब से अब भी सब अच्छा की रिपोर्ट दी जा रही है। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं कि हमें पीपल्स पार्टी से कोई ख़तरा नहीं है। अब एक तरफ हुकूमत और पीपल्स पार्टी में तनाव है, तो वहीं आज पार्लियामान में सदर के खिताब के दौरान अपोजिशन और हुकूमत में भी तनाव नजर आया। जब सदर ने खिताब शुरू किया तो PTI के अरकान ने एहतजाज करना शुरू किया और फिर खूब नारेबाजी की गई। इंटरेस्टिंगली जब PTI के अरकान सदर मुमलिकत के खिताब के दौरान एहतजाज कर रहे थे तो उस वक्त JUI के अरकान अपनी नशस्तों पर बड़े आराम से बराजमान थे, जबकि ये खबर गर्म थी कि PTI की क़यादत ये कोशिश कर रही थी कि वो JUI के साथ मिलकर सदर मुमलिकत के खिताब के दौरान एहतजाज की हिकमत अमली तय करेगी। लेकिन PTI के तने तनहा एहतजाज के बाद ये वाज़े लग रहा है, ये तासुर मज़ीद गहरा हो रहा है कि JUI PTI के साथ चलने से अब भी हिचकिचा रही है। बहरहाल PTI अरकान के शदीद एहतजाज के बावजूद सदर मुमलिकत ने अपना खिताब मुकम्मल किया और ऐसा लग रहा है कि हमारे अरकान पार्लियामान, चाहे उनका ताल्लुक हुकूमत से हो या फिर अपोजिशन से, वो अब भी माजी की गलतियों से सीखने को तैयार नहीं, जिसकी वजह से ऐसा लग रहा है कि पार्लियामान में तनाव की कैफियत बरकरार रहेगी, क्योंकि हुकूमत और इसके इत्तेहादी PTI के ऐवान में एहतजाज पर तनकीद कर रहे हैं। इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील रहनुमा फैसल चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम फैसल चौधरी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सर, आज सदर मुमलिकत के पार्लियामान से खिताब के दौरान PTI ने खूब टफ टाइम दिया है, इब्तिदा से लेके इख्तिताम तक, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यूँ लग रहा था जैसे सोलो फ्लाइट ले रही है। सिर्फ PTI एहतजाज कर रही थी अपोजिशन बेंचेस पे, जो मुमकिना तौर पर ग्रैंड अपोजिशन अलाइंस के इत्तेहादी हो सकते हैं या PTI के अपोजिशन इत्तेहादी हो सकते हैं, जिनको बनाने की कोशिश भी की जा रही है। JUI वो तो अपनी नशिस्तों पर बड़े आराम से बराजमान थे, बड़े पुरसुकून अंदाज में, और सिर्फ PTI एहतजाज कर रही थी। तो क्या पार्लियामान के अंदर भी अपोजिशन में कंसेंसस नहीं है? देखिए, ये अपोजिशन का कंसेंसस बनाना की कोशिश करी। आज रात को भी मीटिंग है, असद कैसर साहब और दूसरे दोस्त आ रहे हैं, और आपको पता है कि JUI के कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं। अपोजिशन जो है बिल्कुल वो अपोजिशन में है, साथ लेकर चलना चाहते हैं, और एहतजाज करना न करना हर पार्टी का एक अपना प्रेरोगेटिव होता है। PTI ने एहतजाज करना मुनासिब समझा। हेलो जी फैसल चौधरी साहब, आपकी आवाज़ आ रही है बिल्कुल PTI का। जी बिल्कुल लाउड एंड क्लियर। देखिए, PTI का बिल्कुल इस्तेहकाक था बतौर अपोजिशन के वो एहतजाज करते। माजी में जब आरिफ अलवी साहब खिताब करते थे तो उस वक्त की अपोजिशन पे बिल्कुल एहतजाज करती थी। बिल्कुल आपका ये इस्तेहकाक है, लेकिन मैं तो ये कह रहा हूँ कि इस पर कंसेंसस नहीं था, क्योंकि इससे पहले खबरें आ रही थी कि PTI ने पैगाम पहुंचाया है असद कैसर साहब ने मौलाना की पार्टी को भी कि आप इस पर कोई कंसेंसस डेवलप करें ताकि इकट्ठे होकर यूनानिमसली हम एहतजाज करें, लेकिन वो हुआ नहीं। तो सवाल मेरा ये है कि क्या वजह है कि स्प्लिट है अभी भी? देखिए, दो मुतारिब जमातें हैं जो आपस में इलेक्शन भी लड़ी हैं, पिछले 16 साल से मुखासमत है। उसको कवर करने में कुछ वक्त तो लगेगा, वक्त दरकार है, और
कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं JUI के, जो कि वैलिड तहफ़्फ़ुज़ात हैं, उनका हल होना ज़रूरी है। कुछ तहफ़्फ़ुज़ात PTI के होंगे अली अमीन साहब की तरफ से, उनको जो है वो भी हल होना ज़रूरी है। लेकिन इस सारे मामले में मेरी गुज़ारिश होगी, ख़ासकर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ के जो मोतमदीन हैं, कि आप अपनी ज़बान जो है वो उसको सख्त ना कीजिए, क्योंकि इससे इमरान खान को नुकसान होगा। और ये जो तंदुरुस्त बयानात हैं, इससे फ़ायदा नहीं, इससे अपोजिशन अलायंस को नुकसान होगा। और अभी PTI के पास जो है वो लोकल अपोजिशन का ग्रैंड अलायंस बनाने के अलावा कोई अभी कोई और कारगर हिकमत अमली नज़र नहीं आती। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात आप कर रहे हैं कि इस वक्त पीटीआई के पास ग्रैंड ऑपोजिशन अलायंस के अलावा कोई इफेक्टिव स्ट्रैटेजी नहीं है, तो ग्रैंड ऑपोजिशन जो है वो नागुज़ीर है। अब ये जो अलायंस है, अब उसमें जो JUI के कंसर्न्स हैं इन पर्टिकुलर, वो क्या है? पीटीआई की तुंदो तेज़ बयानात ही हैं, या वो जबान है जो इस्तेमाल की जाती है मौलाना फजल रहमान या उनकी पार्टी के अगेंस्ट? यही कंसर्न नहीं, रेहान कुछ ऐसे हैं जी, अपना उनके पॉलिटिकल मामलात हैं जो कि हल होने वाले हैं, कोई ऐसी डिफ़िकल्टी नहीं है। दोनों जमातें बैठ के बात करेंगी तो हल हो जाएगा। कुछ 26वीं आईनी तरमीम के ऊपर, क्योंकि मौलाना साहब का एक क्लेम है, उस पे जो अदलिया से मुतल्लिक़ शिकें हैं, उस पे जो है वो उसकी अदलिया की आज़ादी जो है वो सल्ब हुई है। और वो हम समझते हैं कि अदलिया की आज़ादी को 26वीं आईनी तरमीम के बाद और सबॉर्डिनेट लेजिस्लेशन के ज़रिए जो है वो तहत किया गया है। और इस किस्म के छोटे मामलात हैं जो कि क़यादत के लेवल के ऊपर हल होने, और इंशाल्लाह वो जल्दी हल हो जाए। तो फैसल चौधरी साहब, आज असद कैसर साहब बानी पीटीआई का कोई पैगाम लेके जा रहे हैं मौलाना के पास? देखिए, बानी PTI से तो मुलाकात उनकी हो नहीं सकी, एक्सेस नहीं है। और अब देखते हैं बाकी भी जो मामलात मौलाना साहब ने सामने रखे हैं, क्योंकि जो 2-3 मीटिंग हुई हैं उसमें तो बात नहीं हुई, ये सामने नहीं रखी गई है। लेकिन एनीवेज, ये पार्टी के जो अकाबरीन हैं वो जा रहे हैं, और होपफुली इससे कोई अच्छी खबर आनी चाहिए। अपोजिशन का अलायंस और अपोजिशन का इत्तेहाद जो है वो मुल्क की सियासत के लिए बड़ा ज़रूरी है, मुल्क के मुस्तकबिल के लिए बहुत ज़रूरी है। और मुल्क में जो इस वक्त जमहूरियत मुअत्तल है, आइन मुअत्तल है, बुनियादी हकूक़ की तहकीर हो रही है, उनको बिल्कुल ही वायलेट किया जा रहा है। तो उसके लिए ज़रूरी है कि तमाम अपोजिशन मिल के एक आवाज़ उठाए। लेकिन चौधरी साहब, जैसे आपने निशानदेही की कि बानी पीटीआई से तो मुलाकातें मैसर नहीं है, वो नहीं हो सकेंगी अगर, तो फिर ये जो वफ्द है वो अपनी सतह पे तो कोई डिसीजन नहीं ले सकता, वो तो कोई भी फैसला लेने में खुद मुख्तार नहीं है। जनरल सेक्रेटरी और चेयरमैन की तो मुलाकातें होती हैं, और मेरे ख्याल में दोनों इस मुज़ाकराती कमेटी में भी हिस्सा हैं। जनरल सेक्रेटरी तो हैं, तो मुझे उम्मीद है कि उन्होंने इमरान खान साहब से बात की होगी, और उसका जो पैगाम है वो लेके आएंगे। नहीं तो सुबह मुलाकातों का दिन है, जल्दी हो जाएगा। मौलाना साहब भी बाहर थे, वो भी रात को ही तशरीफ लाए हैं जी। देखिए, इस वक्त में असद कैसर साहब होंगे, लेकिन ज़राए से खबर भी सामने आ रही है कि अली अमीन गंडापुर जो चीफ मिनिस्टर KP के हैं, उन्हें इस बात पे एतराज़ है, वो मोतरज़ हैं कि इसमें वो ऑन बोर्ड या लूप में नहीं है, और असद कैसर साहब इस मामले को लीड कर रहे हैं। हालांकि वो स्टेक होल्डर तो अली अमीन गंडापुर साहब है, और कॉन्स्टिट्यूंसी पॉलिटिक्स भी उनकी इसके साथ जुड़ी हुई है। नहीं, वो मैंडेट उमर अयूब और असद कैसर साहब को इमरान खान साहब ने दिया है, अपनी ट्वीट में भी जिक्र किया। तो ये टॉक्स लीड करेंगे। अली अमीन साहब से मेरा राब्ता रहता है, जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनके वो भी हल तलब हैं, हल हो जाएंगे। और उनको जो है लूप में रखा जाता है, तो ऐसा कोई बात नहीं है कि आप कहें कि जो है कि अली अमीन के तहफ़्फ़ुज़ात तो अपनी जगह हैं, लेकिन वो भी एड्रेस होंगे ऑब्वियसली, ऐसा नहीं हो सकता। तो इन बातों को लेके जो है फिर आगे बढ़े। असद कैसर साहब और उमर अयूब साहब को जब ड्यूटी जो है इमरान खान साहब की तरफ से ये मैंडेट और ड्यूटी उनको लगाई गई है, तो फिर वही करेंगे नहीं। लेकिन जॉय साहब, ये अली अमीन गंडापुर साहब के कंसर्न्स किस नौयत के हैं? क्या ये खबर दुरुस्त है या तासुर दुरुस्त है कि गंडापुर साहब नहीं चाहते कि JUI के साथ इत्तेहाद हो? नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखिए, दोनों जो जमातें, अली अमीन साहब और मौलाना साहब एक ही ज़िला के लोग हैं, एक ही नशिस्तों पर इलेक्शन लड़ते हैं। उनकी जो लोकल सियासत है वो आती है, लेकिन अली अमीन साहब समझते हैं इस मामलात वो। मेरी परसों भी बड़ी तफसीली बात हुई है उनके साथ, और वो इस बात पे वो हल तलब मामलात जो सियासी हैं, सियासी आदमी और इमरान खान साहब की रहाई के लिए
उनका कोई किसी पे एतराज़ नहीं है, वो ज़रा अल्फाज की सख्ती होती है और मैंने उनसे गुजारिश की है कि आप अल्फाज नरम रखें और इस मामले के ऊपर जितनी आपकी, क्योंकि आप नंबर 2 हैं इस वक्त पीटीआई में बहैसियत वज़ीर आला केपी और आपका एक बड़ा कद है, तो आपको लोकल पॉलिटिक्स से अब उठ के बात करनी पड़ेगी और उनका जो जवाब था वो बड़ा मस्बत था और मैं अली अमीन साहब की इस बात पे सताइश करता हूँ कि वो इस मामले के ऊपर उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब की रहाई के लिए जिससे भी कोई बात करनी पड़े तो मैं बिल्कुल हाजिर हूँ। तो सब एक और मामला भी है और वो ये कि विद इन पीटीआई भी अली अमीन गंडापुर साहब को बड़े प्रेशर का सामना है। ज़िले सतह का एक इजलास जिसके अंदर अली अमीन गंडापुर साहब के अगेंस्ट शिकायत के अंबार लगाए गए, जो सूबे की मिस मैनेजमेंट है, पुअर परफॉर्मेंस है, बैड गवर्नेंस है, उसको हाईलाइट किया गया। देखिए, पार्टी सदारत से तो हटाया गया, गंडापुर साहब को फोकस करेंगे गवर्नेंस के मामला पे, लेकिन फ्रॉम विद इन द पार्टी उन्हें तनकीद, मुसलसल तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है कि गवर्नेंस ठीक नहीं हो रही। नहीं, लेकिन नहीं, अली अमीन साहब को भरपूर एतमाद हासिल है इमरान खान साहब का, पीटीआई के जो पार्लियामेंटेरियंस हैं उनका। बाकी छोटी मोटी शिकायतें होती रहती है और हमारी पार्टी जमहूरी पार्टी है, उसमें लीडरशिप जो है वो अकाउंटेबल होती है, वर्कर्स बात करते हैं। हम कोई खानदानी पार्टी है, मौरूसी सियासत में तो है नहीं, हमारे लोग बात करते हैं, लीडर्स बात सुनते भी हैं और उसकी जवाब भी देते हैं। लिहाजा इसलिए कोई ऐसी काबिल एतराज़ बात नहीं, अगर एतराज़ हो भी तो वर्कर्स का इस्तेहकाक होता है। लीडर अली अमीन वैसे भी हर बंदे को साथ लेकर चलने की कोशिश करते हैं और सियासी आदमी है, और ये कॉन्फ्रेंसेस जो हैं ये पता नहीं किसने की होगी, लेकिन अली अमीन साहब को और इमरान खान साहब का भरपूर एतमाद हासिल है, ये मैं आपको बता सकता हूँ। ठीक, फैसल साहब, लास्टली जो JUIFA के कंसर्न्स हैं जो उनके बकौल उन्होंने रिटर्न सबमिट करा दिए हुए पीटीआई को, उसमें अली अमीन गंडापुर साहब की वजारत आला भी एक बहुत बड़ा कंसर्न है क्या? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, और अली अमीन की वजारत आला कंसर्न क्यों होगा? ये तो पीटीआई का एब्सोल्यूट प्रिविलेज है, इस्तेहकाक है। जिस तरह की 2/3 से ज्यादा अक्सरियत से वो केपी में हैं, तो ये तो उनका इस्तेहकाक है वो कि जिस वो अली अमीन साहब को बनाए, और इमरान खान साहब का एतमाद जिसको हासिल है वो तो वज़ीर आला रहेगा। सियासी मामला से सियासी अंदाज में हल हो जाएंगे, वो कोई इतने कॉम्प्लिकेटेड मामला नहीं जितने पोर्ट्रे किए जा रहे हैं। वो जब बैठेंगे तो इंशाल्लाह मामला दुरुस्त हो जाएंगे। कोई किसी किस्म का ऐसा मामला नहीं है जो कि ज्यादा सख्ती से ये एंटेंगल हुआ हो। इट कैन बी रिजॉल्व्ड। बहुत बहुत शुक्रिया फैसल चौधरी साहब आपके वक्त के लिए। पाक साहब के वकील रहनुमा फैसल चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद थे। बिलावल भुट्टो वफ्द के हमरा वज़ीर आज़म की जानिब से दिए गए जो अफ्तार डिनर है उसमें शिरकत कर रहे हैं। वहाँ पे अहम मुलाकात होने जा रही है। इस मुलाकात से मुताल्लिक और पीटीआई के जो पीपल्स पार्टी के कंसर्न्स हैं, क्या वो रिजॉल्व हो पाएंगे, इश्यूज फिक्स हो पाएंगे, इस पर बात करेंगे इस ब्रेक के बाद हमारे साथ। इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मरकजी रहनुमा कादिर खान मदुखेल साहब हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम कादिर मदुखेल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वफ्द के एजाज़ में वज़ीर आज़म साहब ने अफ्तार डिनर दिया, आप अफ्तार डिनर पे नहीं गए? जी मैं तो कराची में हूँ यहाँ पे। हेलो, ठीक, लेकिन आपको लगता है कि तमाम कंसर्न्स जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वो इस अफ्तार डिनर में दूर हो जाएंगे? देखो, अगर नियत साफ हो मुस्लिम लीग नून की हुकूमत को तो जरूर सॉल्व हो जाएंगे। इतने बड़े कोई मसला कश्मीर तो नहीं है। 6 नहरों की बात है जो सिंध को रेगिस्तान बनाने के लिए जो प्लान इनको बनाया, और उसके अलावा जो कराची जो बूंद बूंद पानी को तरस रहा है, यहाँ के 4 के 5 मनसूबा अल्तवा के शिकार है। सिंध में 9 लाख मकानात जो है ना वो 21 लाख मकानात जो जेर तामीर सैलाब ज़दगान वाले वो फंड है। उसके अलावा छोटे मोटे हमारी पंजाब की सतह पे हमारे छोटे मसाइल है, जो जहाँ हमारा MNA MP है वहाँ एंटी पीपल्स पार्टी जो अफसरान लगाए गए, ये छोटे से अवामी मसाइल है। और क्या हमारे मसाइल नहीं, हुकूमत चाहे इनमें से चंद कंसर्न्स सदर मुमलिकत ने आज अपने खिताब में भी रेज किए हैं। जी, 6 नहरों की बात हुई है, ये तो पूरा सिंध सरापा एहतजाज है। और बहुत सारे लोग ये तनकीद करते थे कि पीपल्स पार्टी खामोश है। हम यही कहते थे, कल भी कई शो में मैंने ये बात की है कि हमारे अरकान सेनेट तो या अरकान कौमी असम्बली मुसलसल ये आवाज़ उठाते रहे। आज सदर पाकिस्तान ने सदारती खिताब में इसका जिक्र किया है, तो इससे बड़ा जुर्म क्या हो सकता है? आज सदर मुमलिकत की चैम्बर में वज़ीर आज़म साहब से मुलाकात भी हुई, यानी खिताब से पहले एक मुलाकात हुई और उनके खिताब के बाद अब बिलावल भुट्टो साहब की क़यादत में वफ्द जा रहा है। तो आपको लगता है कि ये बर्फ़ पिघलेगी, जो डिफरेंसेस हैं वो ख़त्म होंगे, इस मौका मिलेगा, एक ब्रीदर होगा आज की मुलाकात?
देखिए, मैंने आपसे अर्ज किया कि अगर कराची पानी का मसला है फंड के लिए, वहाँ फंड मुख्तस करना, ये कौन सा मसला है? कश्मीर है, जहाँ शहबाज शरीफ साहब और मरियम नवाज साहबा अरबों रुपए जो है ना वो इश्तिहारात पे खर्च कर रही है, 60 सफ़े के इश्तिहारात होते हैं। वहाँ अगर यहाँ कराची के जो पानी के मसाले, अगर पानी के लिए वो पैसे देते तो क्या अर्ज है? सिंध में जो सैलाब जदगान का मैंने आपसे 21 लाख मकाना ज़ेर तामीर है, वफाकी हुकूमत अगर अपना हिस्सा डाल दिए तो ये गरीबों का काम हो जाएगा। रमज़ान का महीना है, ये काम है। सिंध बलूचिस्तान में एक भी मोटरवे नहीं है, यहाँ अगर मोटरवे बन जाए तो मैं ये कहूँगा ये वो चीज़ें हैं। हम अपने आप को यकीनन हमारे दिल में ये गिले तो है कि पंजाब में अगर मोटरवे 11 महीने के अंदर बन सकती है, इस्लामाबाद में अगर अंडरपास 90 दिन के अंदर बन सकती है, तो यहाँ सिंध में या बलूचिस्तान में मोटरवे क्यों नहीं बन सकती है? अच्छा मधुखेल साहब, ये वो मसाइल हैं जो सिंध के इश्यूज़ हैं, लेकिन आसिफ जरदारी साहब पंजाब में आए, इन पर्टिकुलर वहाँ पर वक्त गुजारा, और वहाँ के जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं उन्होंने भी मसाइल की अंबार लगा दी है, और शिकवे शिकायतें तो हैं नून लीग की जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है उससे भी। 1 साल हो गया इस हुकूमत को, क्या वजह है कि अभी तक ये शिकायतें दूर नहीं हो सकी? मैंने आपसे अर्ज किया ना कि नियतों की बात है। आप मुझे बता दो, जो अफसरान हमारे इंडी पीपल्स पार्टी अफसरान हमारे हल्कों में लगाए गए, उसको उठाने में कितना टाइम लगेगा? कराची के 4 मनसूबा जो 25 साल से अल्तवा के शिकार है, उसके लिए तो सिर्फ फंड मुख्तस करना है, बाकी मनसूबा तो चल रहा है। सुस्त रवि का शिकार है क्योंकि फंड न होने की वजह से। उसके अलावा जो 21 लाख मकानात है वहाँ भी फंड दरकार है। और फिर ये 6 के नाल है 6। अब ये समझ लो, मैं आपको सलीस उर्दू में या ज़बान में समझाने की कोशिश करूँ। अगर ऊपर से मिसाल के तौर पे 10 ड्रम पानी आ रहा है दरिया सिंध में, 5 दे दिए गए इरसा अकॉर्ड 1991 के तहत पंजाब को, 5 सिंध और बलूचिस्तान के। अगर ऊपर से 10 ड्रम के बजाय 6 ड्रम पानी आ रहा है तो पंजाब को 5 कैसे मिलेंगे? और ऊपर से पंजाब कहते हैं हम अपने 5 पैसे जो है ना वो दे रहे हैं चोलिस्तान को। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि ये इंतहाई ज्यादती वाली बात होगी। और एक तरफ तो आप रेगिस्तान चोलिस्तान को सरसब्ज़ पाकिस्तान बनाना चाहते हो, अच्छी बात है, मगर किसी और के सर पे पाँव रख के और उनको बंजर बना के, रेगिस्तान बना के, तो मैं कहता हूँ ये कौन सी खिदमत है? मैं समझ। दूसरी बात ये कि मैं आपके चैनल तो के तवसत में ये मुतालबा भी करता हूँ, ये जो 12 लाख लोगों 12 लाख एकड़ ज़मीन दी है पंजाब गवर्नमेंट ने चोलिस्तान में, तो ये कौन से मेरिट पे दिए? अगर मेरिट हो तो सकता है तो 5-10 एकड़ में और आप भी ले लें, उसमें हम भी हिस्सा ले लें। तो ये 12 लाख एकड़ किन लोगों को दिए, इसकी लिस्ट जो जारी किया जाए और कौन सा मेरिट पे दिया है, इसका ज़रूर आवाम को पता चलना चाहिए। आपको क्या लगता है मधुखेल साहब, फेडरल गवर्नमेंट का फोकस आउट है, सिंध पे फोकस नहीं हो रहा? क्योंकि आई स्टिल रिमेंबर कि 2013 की जो नून लीग की गवर्नमेंट थी उसमें तो ML1 का जो मंसूबा है पर्टिकुलरली, फिर उसके बाद हमने सर्कुलर रेलवे के ऊपर शोर देखा और ये सब चीज़ें, फिर इवन मोटरवे को कहा गया कि वो एक्सटेंड करेंगे। तो क्या वजह है इस वक्त एट दिस पॉइंट इन टाइम फोकस नहीं है, फोकस कुछ और है, मुल्क की इकॉनमी दीगर मामला आता है, इस वजह से ये इशूज़ रिजॉल्व नहीं हो पा रहे? देखिए, मेरे ख्याल में शहबाज शरीफ साहब जो है ना वो सिंध से स्पेशली कराची से इंतकाम ले रहे हैं, क्योंकि मेरा हल्का और शहबाज शरीफ साहब का हल्का एक, अभी भी मैं अपने हल्के NA 242 जिला केवाड़ी में मौजूद हूँ। आप मुझे बता दो कि यहाँ शहबाज शरीफ साहब पिकनिक बनाने तो आते हैं, यानी इलेक्शन लड़ने तो आते हैं, मगर इलेक्शन के बाद चले जाते हैं। अल्लाह ने या पीपल्स पार्टी के ताउन से अल्लाह ने बनाया और साथ पीपल्स पार्टी के सपोर्ट से 2 मरतबा वज़ीर आज़म बन गए। ये हल्का जहाँ इस वक्त मैं बैठा हूँ, ये तुर्क मोहल्ले में NA 242 बल्दिया टाउन में, ये पानी की बूंद बूंद को लोग तरसते हैं। तो ये क्या इतना सब कुछ पंजाब में सब कुछ वो कर रहे हैं, अरबों खरबों रुपए के फंड कर रहे हैं, अपने इश्तिहारात पे अरबों रुपए, क्या अपना हल्का इंतखाब के जहाँ इस वक्त मुखबर खास मुस्तफ़ा कमाल को ये सीट दी गई है, उसको 2 रुपए देने की इनके पास नहीं है, इश्तिहारात पे अरबों रुपए इनके पास है। तो मैं समझ रहा हूँ कि जो बात आपने की है ना, इनकी नियत साफ नहीं है। ये मेरे ख्याल में सिंध दुश्मनी, बलूचिस्तान दुश्मनी पे उतरे हुए हैं और कोई मुझे नजर नहीं आ रहा है। अच्छा, लास्टली मधुखेल साहब, ये बात आपकी दुरुस्त है कि अगर पीपल्स पार्टी की सपोर्ट ना हो तो शहबाज शरीफ साहब वजीर आजम ना हो, ये दूसरी बार हुआ है। जाहिर है पहले भी जो सेटअप था उसमें वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के बाद शहबाज शरीफ साहब वजीर आजम बने, पीपल्स पार्टी की सपोर्ट रही, अब फिर पीपल्स पार्टी की सपोर्ट है तो शहबाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर हैं। तो क्या पीपल्स पार्टी ने भी ये तय किया हुआ है कि बाय एनी मीन्स कुछ भी हो जाए, सारे रिजर्वेशंस कंसर्न्स अपनी जगह पे, लेकिन सपोर्ट करना है शहबाज साहब को? ये खाम ख्याली है, अगर आप किए तो भी दूर कर ले, अगर शहबाज शरीफ साहब किए तो भी दूर कर ले। आज इतने अहम हायर फोरम पे सदर पाकिस्तान में, मैं नहीं समझ रहा हूँ पाकिस्तान की तारीख में किसी सदर ने किसी मसले को जो ना इस तरह उठाया हो कौमी असम्बली और सेनेट के फोरम पे। तो
तो आज सदर पाकिस्तान ने ये उठा लिया है, तो मैं नहीं समझता हूँ कि ये अहम मसला नहीं होगा। और अहम मसला अगर सॉल्व नहीं होगा तो मैं नहीं समझता हूँ कि पीपल्स पार्टी उनका साथ देगी। मेरा ख्याल में मुस्लिम लीग नून को थोड़ा सा होश के नाखून लेना चाहिए। नहीं तो क्या पीपल्स पार्टी ये सोच विचार करेगी? इसका मतलब ये समझा जाए कि मामले की संगीनी इतनी ज़्यादा है, शिद्दत इतनी ज़्यादा है कि सदर मुमलिकत को खिताब में आके ये बात कहनी पड़ रही है, हालांकि उनकी मुलाकात नहीं हुई चैम्बर में वज़ीर आज़म साहब से। तो आप मुझे एक बात बताओ, मैंने कहा पाकिस्तान की तारीख में जहाँ तक मुझे याद है कि ये पहला मौका है, पहला खिताब है, और ये एजाज आसिफ अली जरदारी साहब को हासिल है कि 8वीं मरतबा वो पार्लियामेंट ज्वाइंट पार्लियामेंट सेशन से वो खिताब कर रहे हैं। लेकिन अगर उस खिताब में इस संगीनी का जो ना वो मुतालबा कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या है? क्योंकि पूरा सिंध सरापा एहतजाज है। और मैं ये कहूँगा कि सरसब्ज सिंध को वो रेगिस्तान बदलने में तुले हुए और चोलिस्तान रेगिस्तान को वो सरसब्ज पाकिस्तान बनाना चाह रहे। बनाए, बिल्कुल अच्छी बात है, पूरे पाकिस्तान को बना ले, मगर किसी और का पानी रुक के किसी और के सर पे पाँव रख के आप उसको सरसब्ज पाकिस्तान बनना चाहेंगे तो ये जो 6 करोड़ आबादी सिंध है तो ये क्या आएंगे? तो भूखे प्यासे मरेंगे और क्या होगा? तो जब ऐसे सूरत हाल होगा तो मैं नहीं समझता हूँ पीपल्स पार्टी साथ देगी मुस्लिम लीग नून को। तो अब ये समझा जाए कि अल्टीमेटली यही वो बोन ऑफ कंटेंशन है, ये वजह है जो मौजब बनेगी ये गियर शिफ्ट का या ड्राइविंग सीट की तब्दीली का, नून लीग से इक्तदार लेने का। देखिए, मैंने आपसे अर्ज किया था कि अगर जहां अगर पानी का मसला है वो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, जहां हमारे अफसरान का मसला है वहाँ थोड़ा बहुत ऊपर हो सकता है। सीट अथॉरिटी बनाए, हमसे मशावरत नहीं किए, हम उसकी ये गलती या ये भूल हम उसको जो है ना भूल सकते हैं। लेकिन अगर वो सिंध का पानी के और रेगिस्तान को बनाने में और वो चोलिस्तान में और अपनी मनपसंद लोगों को 12 लाख एकड़ जमीन दे रहे बगैर मेरिट के, जो कि मैं मुतालबा कर रहा हूँ कि इसकी लिस्ट शाये होना चाहिए और मेरिट भी बताया जाए किनको मिलना चाहिए। नहीं तो मैं भी 10-20 एकड़ ले लेता, इतने पैसे तो मेरे पास भी है। तो मैं समझ रहा हूँ कि ऐसी सूरत हाल में तो यकीनन पीपल्स पार्टी जो है ना वो अपने जो गुजारिशात है वो जब इतने हाईएस्ट फोरम पे वो मुतालबा कर रही है तो इसका मतलब ये है कि पीपल्स पार्टी जो है ना वो सीरियस है इस मामले में। और यकीनन हम सिंध के आवाम को भी यकीन दिलाना चाहते हैं कि इंशाअल्लाह हमारे होते होते ये नेरे तो कम से कम नहीं निकले। हाँ, अल्लाह करे पानी आ जाए और आ जाए तो फिर ले ले अपने हिस्से का। अगर पानी शुरू से कम है, वहाँ पे जो है ना पानी समंदर दरिया सिंध में पहले से कम आ रहा है, तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि फिर सिंध का जो है ना वो का पानी बंद कर ले। बहुत बहुत शुक्रिया कादिर मंदुखेल साहब। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा कादिर खान मंदुखेल हमारे साथ मौजूद थे और तो बहुत संजीदा है और रेफर कर रहे हैं आज सदर मुमलिकत के पार्लियामान से खिताब को कि अगर उसमें ये बातें हो सकती हैं, कंसर्न रेज किए जा सकते हैं तो फिर अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि मामला इतना सिंपल नहीं है बल्कि मामला बड़ा पेचीदा, बड़ा संगीन और आने वाले दिनों में मज़ीद संगीनी इख्तियार भी कर सकता है। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस में मरकजी मुल्ज़िम अरमगान के हवाले से अहम इंकशाफात का सिलसिला जारी है और इन होने वाले इंकशाफात में यह वाज़ेह हो रहा है कि अरमगान काफ़ी असर व रसूख रखता है। इस कत्ल केस की तफ्तीश करने वाले ज़राए के मुताबिक अरमगान कुरैशी के घर पर छापे के दौरान बरामद किए जाने वाले लैपटॉप और दीगर सामान की स्क्रीनिंग का अमल जारी है। तफ्तीश के दौरान ये इंकशाफ हुआ है कि मुल्ज़िम अरमगान के नाम पर मजमूई तौर पर 4 कंपनीज़ की रजिस्ट्रेशन सामने आई है, जिसमें से 2 पाकिस्तान और 2 अमरीका में रजिस्टर्ड है। तफ्तीशी ज़राए के मुताबिक मुल्ज़िम अरमगान की गैर कानूनी सरगर्मियों से मुंसलिक रहने वाले अफराद की तफसीलात भी जमा की जा रही हैं और ठोस शवाहिद मिलने पर क्रैकडाउन का आगाज़ किया जाएगा। अब इसके अलावा स्पेशल प्रोसिक्यूटर ने DIG, CIA, SSP और तफ्तीशी अफसर के नाम ख़त लिख दिया है, जिसमें कहा गया है कि मुल्ज़िम अरमगान के वालिद और मकतूल की वालिदा को शामिल तफ्तीश किया जाए। ख़त में मुल्ज़िम अरमगान की मुमकिना दहशतगर्दी, मनी लॉन्ड्रिंग और मुल्क दुश्मन अनासर से ताल्लुकात पर सवालात उठाए गए हैं। ख़त में कहा गया है कि मुल्ज़िम अरमगान के वालिद और मकतूल मुस्तफ़ा आमिर की वालिदा को भी शामिल तफ्तीश किया जाए। तहकीकात में यह भी देखा जाए कि मुल्ज़िम और उसके साथियों का दहशतगर्दों या उनकी माली मावनत में कोई किरदार तो नहीं। मुल्ज़िम की मनी लॉन्ड्रिंग और बैनुल-अक़वामी मनशियात डीलर से ताल्लुकात के इम्कानात को भी जाँचने की ज़रूरत है। और ख़त में असलहा और दीगर बरामदशुदा अशिया का फोरेंसिक कराने की भी हिदायत की गई है, जिसमें मोबाइल फ़ोन से तावान के लिए कॉल की गई और जिस नंबर पर कॉल मौसूल हुई दोनों का फोरेंसिक मुआयना लाजमी करार दिया गया है। मुल्ज़िम के घर से बरामदशुदा असलहा, गोला बारूद, स्नाइपर गन, लैपटॉप्स, वॉकी टॉकी, डिजिटल महफूज लॉकर्स और 2 शनाख्ती कार्ड्स को केस प्रॉपर्टी में शामिल करने का भी मुतालबा किया गया है। अब जो ये केस आगे बढ़ रहा है ये मज़ीद वसअत इख्तियार करता जा रहा है, तहकीकात का दायरा कार भी बढ़ता चला जा रहा है और जो इस मामले की है वो भी बढ़ती चली जा रही है, जिसमें ज़ाहिर है मनी लॉन्डर्स भी आ रहे हैं, ड्रग डीलर्स भी आ रहे हैं
और एक बड़ा जो माफिया है और गैंग है वो बेनकाब होता हुआ नजर आ रहा है। अभी एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, गुफ्तगू को कंटिन्यू करेंगे हमारे साथ। दो रोज पहले वजीर आला पंजाब मरियम नवाज साहिबा ने जिस वक्त MS म्यो अस्पताल को गफलत पर बरतरफ किया तो यूं लगा कि जैसे वजीर आला पंजाब शहबाज शरीफ की याद ताज़ा हो गई है। वो अपनी वजारत आला में इसी तरह सरकारी अफसरान को बरतरफ कर दिया करते थे, OSD कर दिया करते थे मौके पर, और यही वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज साहिबा ने भी किया। लेकिन इसके बावजूद म्यो अस्पताल में इलाज मुआलजे की सहूलियात बेहतर नहीं हो सकी, क्योंकि मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक म्यो फेफड़ों के इन्फेक्शन के इलाज में इस्तेमाल होने वाले इंजेक्शन के रिएक्शन से एक और मरीज दम तोड़ गया है, जिसके बाद हलाकतों की कुल तादाद 2 हो गई है, जबकि 17 अफराद अब भी इस गैर मयारी इंजेक्शन से मुतासर हैं। दूसरी जानिब म्यो अस्पताल में एंटीबायोटिक इंजेक्शन से होने वाली अमवात की इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक इंजेक्शन को मिक्स करने के लिए पानी की बजाय रेगुलर लैक्टेट और कैल्शियम ग्लूकोनेट शामिल किया गया। और रिपोर्ट के मुताबिक इंजेक्शन के बीच में कोई ख़राबी नहीं है, अमवात की वजह इंसानी गफलत है। इंसानी गफलत भी ज़ाहिर है एक बहुत बड़ी वजह है, एक बहुत बड़ी जिसकी वजह से इंसानी जान जा रही है। गफलत अपनी जगह पर मौजूद है, इस चीज़ को माना जा रहा है। इंसानी गलती है, गफलत है अगर, तो ये इंसानी जान ले रही है, जो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, बहुत बड़ा अलमिया है। और जाहिर है कि इस तरह के मामलात किसी को सस्पेंड कर देने से बरतरफ करने के एक्शन लेने से ज़्यादा मामलात को स्ट्रीमलाइन सिस्टम डेवलप करने पर जोर देते हैं, और उम्मीद है कि ऐसा सिस्टम डेवलप किया जाएगा। कम से कम अस्पताल जहां लोग जान बचाने के लिए जाते हैं वहां पर जान गंवाई नहीं जाएगी। प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचे, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। अपना रखिए ख्याल, अल्लाह हाफ़िज़।